यूनुस साहब, आपसे एक और सवाल है। जिस तरह आजकल रुझान बढ़ता जा रहा है एक्वा से मुतल्लिक, जो ना लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और ब्रीड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी जो जेनेटिक बिहेवियर है वो कैसी है, और इसे इससे कैसे ब्रीड करवाना चाहिए? मलिक साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया कि एक्वा से। और वाकई में मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इस वक्त करंट मार्केट में लोग एक्वा बर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अजम्पशंस भी बहुत सारी हैं। बहुत सारी जगहों पर मैंने इस पे बात की है कि एक्वा को पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एक्वा म्यूटेशन है क्या। एक्वा म्यूटेशन बेसिकली ब्लू क्रोमोसोम का पार्ट है। इसमें 3 वेरिएंट हैं। एक्वा होमोजाइगोट जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्वा B1 ये कोडोमिनेंट है, एक्वा B2 ये भी कोडोमिनेंट है। अच्छा देखें, एक्वा से रिलेटेड बात करने से पहले मैं एक ब्लू क्रोमोसोम में एक फिनोमेना है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्वा की ब्रीड के हवाले से। जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि B1 और B2 जहाँ भी एक दूसरे के सामने आएंगे तो वहाँ पर वो टर्कोइज वाला फिनोमेना पूरा करेंगे। तो टर्कोइज बर्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका बेसिक कलर जो फिनोटिपिकल वैल्यूज़ हैं उसकी वो डिफरेंट है कंपेयर टू एक्वा बर्ड। तो जब हम एक्वा ब्रीड करवाने लगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि वहाँ पर भी B1 B2 के सामने ना है। इन दैट सेंस हमारे पास जो आउटकम में बर्ड्स आएंगे वो एक्वा टर्कोइज हो जाएंगे। अब एक्वा बर्ड की फिनोटिपिकल वैल्यूज़ जो उसके फीचर कलर्स हैं वो डिफरेंट हैं और टर्कोइज के डिफरेंट हैं। तो एक्वा को ब्रीड करवाते वक्त हमें इन सब बातों का ख्याल रखना है। अब हमें एक्वा को ब्रीड किस तरह से करवाना है। अगर तो एक्वा होमोजाइगोट की बात कर लें तो एक्वा होमोजाइगोट इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सिलेक्टिव लोगों के पास है और ये बर्ड प्योरिटी में हो। इसको एक्वा होमोजाइगोट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक्वा म्यूटेशन की वो प्योर फॉर्म है जिसमें एक्वा बर्ड की जीन में जो 2 बेसिक क्रोमोसोम है जिनमें जेनेटिकल वैल्यूज़ होती हैं वो दोनों एक्वा की हैं, इसलिए इसको होमोजाइगोट कहते हैं। और ये होमोजाइगस कंडीशन है जहाँ पर एक ही वैल्यू की, एक ही म्यूटेशन की दोनों वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। अच्छा, अब एक्वा होमोजाइगोट फ्यूचर में चल के 1-2 साल के बाद हमारे पास आना शुरू होगा। जो मैं पेयरिंग्स बता रहा हूँ उसमें एक्वा होमोजाइगोट भी आपके पास आएगा। तो फिलहाल जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं करते, एंड में करेंगे। जो मोस्ट कंसर्निंग मैटर है वो है एक्वा ब्लू वन। हमें अभी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे फैंसीयर्स के पास अवेलेबल भी है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों ने ब्रीड करा है। एक्वा B1 बर्ड जो है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मीन टू से कि उसमें जो 2 क्रोमोसोम है जीन में जिनमें जेनेटिकल वैल्यूज़ हैं उसमें से एक एक्वा का और दूसरा B1 का। इट्स अ कॉम्बिनेशन बर्ड। जैसे मैंने बताया ये ब्लू क्रोमोसोम का पार्ट है और ये ब्लू सीरीज़ में जितने भी बर्ड हैं यानी कि ब्लू क्रोमोसोम के जितने भी वेरिएंट हैं उनका एलील है, तो ये अपने आप को साथ में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए एक्वा और B1 जब आप इसको पेयर अप करेंगे एक्वा होमोजाइगोट को B1 से, तो वहाँ ये एक्वा B1 वेरिएंट निकल के आता है। तो एक्वा B1 बर्ड को फर्दर आपने कहाँ ब्रीड कराना है, वो आपने B1 बर्ड के साथ कराना है। अब वो ब्लू फिशरी भी हो सकती है, B1 ब्लू फिशरी भी हो सकती है। मैं आम ज़बान में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि हर फैंसियर को ये बात वो ब्लू वन पेल फेलो भी हो सकता है, वो B1 ओपलाइन पेल फेलो भी हो सकता है, वो B1 ओपलाइन डन फेलो भी हो सकता है। तो वो B1 इंटू B1 ब्रीड होना है। वहाँ से आपको 2 तरह के बर्ड आएंगे। वहाँ आपके पास सादा बर्ड भी आएगा B1 और एक्वा B1 भी आएगा। तो इसमें जो फिनोटिपिकल जो फीचर कलर है एक्वा का वो डिस्टर्ब नहीं होगा और आपके लिए आसान होगा कि उस बर्ड को आप सेल भी कर सकें, ब्रीड भी करा सकें और जब किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो आपको उसको क्लैरिफाई नहीं करना पड़ेगा। इन अ वन शॉट गो कोई भी फैंसियर उस देखेगा तो कहेगा ये एक्वा B1 है। उसकी फिनोटिपिकल वैल्यू बाय द कलर पिगमेंटेशन इज कंसर्न वो चेंज नहीं होंगी, ये प्योरिटी है। इसी तरह से एक्वा B2 को जब आप ब्रीड कराएंगे तो एक्वा B2 भी आपने B2 बर्ड के साथ ब्रीड कराना है, वहाँ पर आपने B1 नहीं लगाना। जिस तरह से B1 के साथ आपने B1 लगाना है वहाँ B2 आपने यूज़ नहीं करना है। इस तरह B2 एक्वा B2 बर्ड के लिए आप ले लें कोई B2 बर्ड, नॉर्मल B2 बर्ड जो हम लोग प्रीवियसली हमारे पास
रहा भी और हमने ब्रीड भी कराया। जब हम उसके साथ उसको ब्रीड कराएंगे तो आपके पास नॉर्मल B2 बर्ड भी आएगा और एक्वा B2 बर्ड भी आएगा। और यहाँ पर भी आप जो उसकी फिनोटिपिकल वैल्यू है कलर पिगमेंटेशन के हवाले से वो सेव कर जाएंगे। और यहाँ पर टर्कोइज इसके साथ मिक्स नहीं होगा। अब बार बार मैं इस बात के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ कि टर्कोइज एक्वा के साथ मिक्स नहीं हो। तो टर्कोइज का जो बेसिक कलर है वो लेमन येलो कलर है, अ ब्लू बर्ड विद येलो फेस, ये टर्कोइज पार ब्लू की डेफिनेशन है। और एक्वा की जो है वो लुमिनोस ऑरेंज है। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो वो एक्वा टर्कोइज हो जाएगा। और वो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि वट एवर वो बर्ड क्या है, वो टर्कोइज है या एक्वा है। तो देन वो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा और वो मिक्सर हो जाएगा। और जो हम प्रीवियसली हम ये पीछे भी ये गलतियां करते रहे हैं और हम म्यूटेशन की किसी भी म्यूटेशन की प्योरिटी को गर्क कर देते हैं। तो इस तरह से आपने इसका वर्कआउट करना है। इंशाअल्लाह लजीज़ फ्यूचर में एक्वा खूबसूरत बर्ड आप तमाम लोगों को अवेलेबल होगा। लेकिन उसका तरीक़ेकार ये है फ़िलहाल बेसिक कि आप उसको इस तरह से लेके चलें। और तो अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को, कोटा के तमाम फैंसियर्स को, आपके तवज्जुह से जितने लोग मेरे पास आए और हमने जो सेशंस वगैरह किए उसमें भी डिस्कशन नहीं, लेकिन ये वीडियो जो है वो एविडेंट हो जाता है और कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इससे देख के कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बुलाया, मुझे इज़्ज़त दी और इंटरेक्टिव सेशंस किए जिसमें मुझे बोलने का मौका मिला, लोगों को समझने का मौका मिला। थैंक यू वंस अगेन।